तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हो आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्लॉक क्रेडिट वाला सेशन कि किस आइटम्स पे आपको क्रेडिट मिलेगी ही नहीं, वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। मीन्स वो आपको लैप्स करनी पड़ेगी। वहां आप क्रेडिट, आप जो टैक्स पे करके आए हो, जो आप टैक्स पे करके आए हो वो यूज नहीं कर सकते हो, उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो सेक्शन है, वो हमारा सेक्शन 17(5) है। और सेक्शन 17(5) ये बात करता है कि किस आइटम पे आपकी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, जो आप टैक्स पे करके आए हो वो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस है, हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं उसको। और ब्लॉक क्रेडिट जो है अपना कंसेप्ट, वो इस लेक्चर में आपका इजीली आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट। जो फर्स्ट क्रेडिट है हमारी, जो फर्स्ट क्रेडिट है वो है मोटर व्हीकल की। कि अगर आपने मोटर व्हीकल परचेस करी है और मोटर व्हीकल जो परचेस करी है उसमें सीटिंग कैपेसिटी है, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 लोगों से कम है। मींस उसमें 13 लोगों से कम की जगह है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या, अपने ड्राइवर, इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आपकी 13% से कम की सीटिंग है तो उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उस पर आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और वो किसके लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए है। वो जो मोटर व्हीकल यूज क्यों हो रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, तो उस पे तो आपको सीटिंग कैपेसिटी देखने की जरूरत नहीं है। उस पे तो आप फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हो। उस पे आपको कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस पे तो आप क्या कर सकते हो, फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस है तो। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 13% से कम की कैपेसिटी है तो उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन 13% से ज्यादा की कैपेसिटी है तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे अगर 13% से कम है तो भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने वो फर्दर सप्लाई के लिए लिया है, मींस आपने कार परचेस करी है जिसकी केवल 5 सीटर कैपेसिटी है, बट वो कार क्यों परचेस करी है, ताकि आप फर्दर उसको सेल कर सको। उसको आपने फर्दर सेल करने के लिए परचेस किया है तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए वो कार परचेस करी है, वो मोटर व्हीकल परचेस करी है, तो उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। उसमें भी आपकी क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगी। उसके बाद अगर आपने ट्रेनिंग स्कूल, जैसे आपने देखा होगा कार ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, कार ड्राइविंग क्लासेस होती है, तो उस पर्पस के लिए भी अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेस किया है और उसमें अगर 13% से भी कम की कैपेसिटी है तब भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि आपको सबसे पहले देखना है पर्सन या गुड्स के केस में। गुड्स के केस में तो आप पूरी आईटीसी क्लेम कर लो। अब पर्सन के केस में अगर आपकी 13% से ज्यादा की कैपेसिटी है तब भी आप फुल आईटीसी क्लेम कर लो। 13% से कम है, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में है तो फिर आप फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आप फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे हो तब भी आप फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और अगर आप ट्रेनिंग के लिए ली है, आपने ड्राइविंग स्कूल के लिए ली है, तब भी आप फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट अगर इनके अलावा कोई पर्पस, अदर पर्पस के लिए ली है और 13% से कम की कैपेसिटी है तो आप फुल आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी आईटीसी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ये था मोटर व्हीकल के केस में। अब अगर आपका वेसल या फिर एयरक्राफ्ट है, जो आपका जहाज होता है या फिर हवाई जहाज होता है, वो है वेसल और एयरक्राफ्ट है, तो उस केसेस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला केस है तो आपको फुल आईटीसी मिल जाएगी। क्या आप फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे थे वो वेसल एयरक्राफ्ट तो आपको फुल आईटीसी मिल जाएगी। क्या आप ट्रेनिंग के लिए ले रहे थे, जो अपना वेसल ट्रेनिंग के लिए ले रहे थे, या फिर आप एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए ले रहे थे, तो उस केस में भी आपको फुल आईटीसी मिल जाएगी। बट अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट गुड्स के लिए लेते हो तब भी आपको क्या हो जाएगी, फुल आईटीसी आपको क्लेम करने को मिल जाएगी। मींस गुड्स के केस में आपको कुछ नहीं देखना। गुड्स के केस में तो देखना है कि अगर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में लिया है तो उस केस में तो आपको क्या मिल जाएगी, फुल आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने और मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, देन आईटीसी वुड बी अवेलेबल। ठीक है,
इफ सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13% और मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देन आईटीसी वुड बी अवेलेबल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कुछ सर्विस अपन लेते हैं। ऑब्वियसली ये अपन ने जो मोटर व्हीकल परचेस करी है, वेसल परचेस किया है, एयरक्राफ्ट परचेस किया है, तो इसके साथ साथ हमें सर्विस भी लेनी पड़ती है। जैसे इंश्योरेंस हमें लेना पड़ता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ता है, ठीक है, सर्विसिंग करानी पड़ती है, लीज या रेंटिंग या हायरिंग के लिए हम लेते हैं। तो इस केस में जो ये सर्विसेज रहते हैं, क्या इसकी हम आईटीसी ले सकते हो? हाँ, इसकी आईटीसी आप कब ले सकते हो? जब ये आपने सर्विस यूज की है, वो किस पर्पस के लिए ली है? वो जो मोटर व्हीकल आपने लिया था वो इन पर्पस के लिए लिया था, या फिर आपने जो वेसल एयरक्राफ्ट लिया था वो इस पर्पस के लिए लिया था, या फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के पर्पस के लिए लिया था, तब आप इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मींस अगर आप ऊपर मोटर व्हीकल की आईटीसी क्लेम कर पा रहे हो, तभी आप नीचे की सर्विस की भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। इफ नोटिफाइड सर्विस आर यूज्ड फॉर सच मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, देन आईटीसी वुड बी अवेलेबल। मींस ऊपर जो आपने मोटर व्हीकल लिया था वो इन 3 पर्पस के लिए लिया था या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिया था, तो ही आप नीचे के सर्विस को आप क्या कर सकते हो? आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गुड्स और सर्विस यूज्ड इन बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। मतलब आपने ऐसे कुछ गुड्स खरीद लिए हैं या फिर सर्विस ली है, वो उसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। कुछ कुछ गुड्स और कुछ कुछ सर्विस ऐसी है, भले वो बिजनेस में आपने यूज किए। जैसे आपने फूड्स एंड बेवरेजेस परचेस किया, फूड्स और बेवरेजेस आपने मंगाया, बस मान लो आपकी एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाटा पावर में था, तो टाटा पावर में मैंने क्या करता था, वहां पे लेट शिफ्ट होती थी मेरी कई टाइम तक। जो मंथ एंड की प्रोसीजर रहती थी उसमें काफी लेट टाइम तक मैं रुकता था, 2 बज जाती थी, 4 बज जाती थी। तो फिर फूड भी क्या करती थी, कंपनी ही प्रोवाइड कराती थी। तो फूड जब ऑर्डर करते थे हम जोमेटो से या फिर स्विगी से कहीं से भी, तो उस पर भी ऑब्वियसली हम जीएसटी पे करके आते थे। तो जीएसटी जो हम फूड्स एंड बेवरेजेस ऑर्डर करते थे कंपनी में, कंपनी के पैसों से, तो उस पर हमको क्या आईटीसी जो कंपनी है वो क्लेम नहीं कर सकती। मींस फूड्स एंड बेवरेज भले ही वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो तो बिजनेस आवर्स में ही यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम वहां बैठेंगे तभी तो बिजनेस का काम कर पाएंगे, तभी तो बिजनेस पर्पस के लिए हम ऑब्वियसली वहां रुके हैं। और फूड्स और बेवरेजेस भी काय के लिए आए हैं? बिजनेस पर्पस के लिए आए हैं, हम खाने के लिए आए हैं। तो फिर वो उस केस में आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आउटडोर कैटरिंग वाली सर्विस है, उस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई लिया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है आपने, तो उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज, कंपनी क्या कराती है? एलआईसी करवाती है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाती है, तो उस केस में भी जीएसटी पे करके आते हैं, तब भी आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगी। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी है, तो उस केस में भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं करने को मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ सर्विसेज है, उसमें भी आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगी। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग मोटर व्हीकल वेसल ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इन क्लॉज ए एंड ए फॉर नॉन एलिजिबल ऑफ आईटीसी। ठीक है, अगर आपने लीज किया है, रेंट किया है, हायरिंग किया है, किसका किया है? मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इन क्लॉज ए एंड डबल ए, ये वाला एंड ये वाले केस में अगर आपने क्या किया है? लीज किया है, रेंट किया है, हायरिंग किया है, और वो किस लिए किया है? नॉन एलिजिबल पर्पस के लिए किया है, मींस ये अदर देन दिस पर्पस के लिए किया है, तो उस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर नॉर्मली आप एम्प्लॉय डायरेक्टर है और वन एंड ओनली, मींस इसके केस में ही हम चेक करेंगे। अगर एम्प्लॉय और डायरेक्टर है तो उस केस में तो आईटीसी नहीं मिलेगी। इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगी। मींस आपने जो आउटडोर कैटरिंग सर्विस ली थी वो किस लिए ली थी? ताकि आप अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ, ताकि आप क्या कर सको? फर्दर सप्लाई कर सको। ठीक है, आपने क्या करा कि आपका खुद का एक कैटरिंग का बिजनेस था, बट आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आया। क्या हुआ? बड़ा ऑर्डर आया, बट वो आपसे खुद से नहीं समझ पाता, इसलिए आपने क्या करा? एक दूसरे कैटरिंग वाले को बोला, एक काम कर, तू भी मुझे ये सर्विस दे, तू मुझे आधी सर्विस दे, आधी सर्विस मैं दूंगा और मैं टोटल सर्विस किसको सप्लाई करूंगा? मेरे क्लाइंट को सप्लाई करूंगा। क्यों ली आपने ये सर्विस? ताकि आप फर्दर सप्लाई कर सको। आपने अपने दूसरे क्लाइंट से क्यों, आपने दूसरे कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर से क्यों सर्विस ली? ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, फर्दर सप्लाई के लिए ली। तो उस केस में आईटीसी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, या फिर फूड्स एंड बेवरेजेस आपने क्यों परचेस करे थे? ताकि आप फर्दर सप्लाई कर सको। ठीक है, आपने क्या करा? बेवरेजेस, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपका रेस्टोरेंट है, तो आपने बेवरेजेस परचेस करे, ताकि क्यों परचेस करे? ताकि आप फर्दर सप्लाई कर पाओ, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है,
या फिर एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है। ये जो सारे सप्लाई हैं ये काय के एलिमेंट है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। हमने सेक्शन 8 पढ़ा था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का। तो अगर कंपोजिट सप्लाई में अगर ये सप्लाई जा रहा है, ये वाले जो आइटम्स है, इस केस में अगर कंपोजिट सप्लाई में जा रहा है तो उस केस में भी आपको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को अगर ये नॉर्मली अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने एम्प्लॉयज को फूड खिलवा दिया, एम्प्लॉय को आपने आउटडोर कैटरिंग सर्विस दी, एम्प्लॉय को ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया, एम्प्लॉय को हेल्थ सर्विसेज दी, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, एम्प्लॉय को प्लास्टिक सर्जरी करा दी, तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेंबरशिप लिए आपने किसकी ली है, क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। मींस आपने जिम का मेंबरशिप ले लिया, कोई क्लब का मेंबरशिप ले लिया, उस पर आप जीएसटी पे करके आते हो तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। कई कंपनियां ऐसा करवाती है, कई कंपनी क्या करती है कि आप एक काम करो, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करोगे एज एन एम्प्लॉय तो आपको हम किसी क्लब की मेंबरशिप दिलवाएंगे, आप XYZ क्लब की मेंबरशिप दिलवाएंगे, या फिर आपको कोई जिम की मेंबरशिप दिलवाएंगे। तो उस केस में जब कंपनी क्या करती है, जिम का पेमेंट करती है तो ऑब्वियसली उसके साथ जीएसटी भी पेमेंट करती होगी, तो उस केस में वो जीएसटी जो पे करके आती है कंपनी उसका क्लेम नहीं कर सकती, उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती कंपनी, ठीक है। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंड टू एम्प्लॉय, कई कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को वेकेशन ऑफर करती है कि आप जाओ, आपके एयर फ्लाइट का टिकट हम देंगे, आप जाओ, आपके होटल का टिकट हम देंगे, आपके घूमने का पूरा इंतजाम हम करेंगे। साल में कई बार कई कंपनियां दो बार एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को क्या करती है, भेजती है, वेकेशन पे भेजती है। तो उस केस में भी कंपनी को क्या, वो जो जीएसटी पे करती है उस वेकेशन पे जो भी जीएसटी पेमेंट होता है अलॉन्ग विथ ट्रेवल एक्सपेंस, तो उस केस में भी आईटीसी क्लेम नहीं होगी, ठीक है। provided that input tax credit in respect of such goods or service or both shall be available where it is obligatory for on employer to provide the same of its employees under any law for the time being in force। अगर employer को क्या है, लॉ ने बोल रखा है, लॉ ने क्या बोल रखा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, लॉ में मैंडेटरी है कि आपको अपने एम्प्लॉय के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, तब जाके आईटीसी क्लेम कर सकता है एम्प्लॉयर। जैसे क्या है, आज की तारीख में एम्प्लॉयर को क्या होता है कि एम्प्लॉयर को ऑब्लिगेशन है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस कराए, किसका, एम्प्लॉय का। तो ये ऑब्लिगेटरी बाय लॉ है, मींस लॉ ने बोल रखा है कि आपको क्या कराना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। तो उस केस में जो मेडिकल इंश्योरेंस पे जब कंपनी जीएसटी पे करती है तो सप्लायर को पे करती है, ऑब्वियसली मेडिकल कंपनी जो रहती है, इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको क्या करती है, इंश्योरेंस के साथ जीएसटी भी पे करती है। तो उस केस में वो आईटीसी क्लेम कर सकती है कंपनी जो ऑब्लिगेटरी बाय लॉ है। अगर वो ऑब्लिगेटरी बाय लॉ नहीं है, वॉलंटरी कराया है कंपनी ने, तो उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इनपुट सर्विस इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद ऑपरेटर एंड नॉट लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल विदाउट ऑपरेटर व्हिच अट्रैक्ट्स जीएसटी फॉर सेल्फ मोटर व्हीकल, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस कैसा है कि आप वर्टिकल बिजनेस में, आप जैसे वर्टिकल बिजनेस आप जानते हो, वर्टिकल कैसा कि आपने क्या करा, अपने सप्लायर सर्विस ली और सेम सर्विस आपने क्या करी, नीचे फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। सेम आपने गुड्स लिया या सेम गुड्स आपने क्या करा, फॉरवर्ड कर दिया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस देते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपने फ्री सैंपल बांट दिए या फिर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीसी ले ली तो अब आपको है ना, आईटीसी ले ली तो अब उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही वो फ्री सैंपल दिया है, भले ही वो गिफ्ट दिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई मान लिया जाएगा। और रूल 31 के अकॉर्डिंग उसको क्या मानना पड़ेगा, आपको आउटपुट लायबिलिटी उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वैल्यू आपकी रूल 31 के अकॉर्डिंग निकलेगी और उस वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। मींस आपने क्या करा, परचेस करा तो इस पे आपको आईटीसी क्लेम हो सकती है, उस पे जीएसटी पे करा है, बट आपने क्या करा, वो गुड्स को आपने है ना
आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, आपने आईटीसी उसकी ली है या फिर नहीं ली है। अगर आईटीसी ले ली है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रूल 31 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू निकाल के उस पर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आईटीसी क्लेम ही नहीं करी, आपने क्या करा, परचेस करा, फ्री में बांट दिया, बट आईटीसी क्लेम नहीं करी, तो आपने एक अच्छा काम किया। अब आप कुछ मत करो, अब आपको कोई जीएसटी भी नहीं पे करना है उस पे, आपको जो कुछ रूल 31 के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू भी नहीं निकालनी है, कुछ मत करो। वो आईटीसी को आपको क्या कर दो, लैप्स कर दो, छोड़ दो उसको, है ना, ठीक है, कि आईटीसी अब हम जिंदगी भर कभी नहीं लेंगे, ठीक है। बाय वन गेट वन का ऑफर है, कहीं पे मान लो बाय वन गेट वन का ऑफर है, मीन्स एक शर्ट 500 रुपए की आती है, दूसरी शर्ट भी 500 की आती है, लेकिन आपने यहाँ पे दोनों शर्ट को क्या करा, 5000 में सेल कर दिया, ठीक है। दोनों शर्ट पे एक आपने ऑफर लगाया, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। ऐसा आपने बोगो का एक ऑफर लगाया, और बोगो का ऑफर लगा के आपने क्या बोला, 5000 में आप एक शर्ट ले जाओ, दूसरी शर्ट आपको फ्री मिलेगी। तो क्या इसमें आप ये बोल सकते हो कि ये जो सेकंड शर्ट आपने परचेस करी है, सेकंड शर्ट आपने जो परचेस करी है, इसके आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे आपने क्या करा था, फर्स्ट शर्ट पे आप 500 का जीएसटी पे करके आए थे, सेकंड शर्ट पे आप भी सेकंड शर्ट पे भी 500 का जीएसटी पे करके आए थे, मींस टोटल आपकी 1000 की क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। फॉर एग्जांपल अपन अपने केस में मान लेते हैं कितना माने, जीएसटी रेट 5% अपन जीएसटी रेट मान लेते हैं। अब 5% जीएसटी रेट मानेंगे तो एक शर्ट आपने कितने की हो गई, 5% मानेंगे तो 10,000 का 10,000 की तो नहीं होती, तो एक काम करते 28% मान ले क्या रेट, 28% मानते हैं तो फिर क्या होता है रेट, तो 20 कैलकुलेट इधर है, ठीक है। अगर आप 28% मानते हो, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 28%, ठीक है, तो ये आपका हो गया एक वैल्यू का शर्ट 1785, ठीक है। सेम 1785 यहाँ पे भी लिख देते हैं अपन, इसको अपन 28% मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। इतना है नहीं अभी, बट उसके बाद अपना जो टोटल है 1785 प्लस 1785, ठीक है, टोटल आपकी 3570 की क्या थी, परचेस थी, क्या कि उसके 3570 पे आपने 1000 रुपए का क्या किया था, जीएसटी पे किया था, ठीक है। आप अगर निकालोगे तो आप आ जाएगा, ठीक है, 999.6 आ रहा है, ठीक है, अपन 1000 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपका 3570 का आपका गुड्स का परचेस था, ठीक है, बट आपने क्या करा, एक कॉम्बो बनाया, और कॉम्बो में आपने क्या लिखा, बाय वन गेट वन फ्री, एक शर्ट खरीदो एक शर्ट मुफ्त पाओ, और टोटल आपने क्या बोला, 5000 में हम ये आपको क्या करेंगे, आपको ये जो हमने बॉक्स बनाया है वो आपको देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल क्या हो जाएगा कि क्या आपको क्या 500 वाली ये जो सेकंड आपकी शर्ट है, इसकी आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगी क्या, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि आप अगर फ्री में सैंपल दे देते हो या गिफ्ट दे देते हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने क्लेम कर ली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर, ठीक है, आपको रूल 31 के अकॉर्डिंग। तो क्या हमारे को ये शर्ट 2 का रूल 31 के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस वैल्यू पे अगेन हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, नहीं। जब ऐसा कुछ ऑफर हो, अगर आप क्या कर रहे हो, बोगो का ऐसा कुछ ऑफर बना रहे हो, ये तो एक मार्केटिंग स्कीम है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा रूल 31 के अकॉर्डिंग। आप तो क्या करो, जो आपकी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, जीएसटी पे कर दो, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, जीएसटी पे कर दो, ठीक है। अगर आप दो गुड्स के लिए सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो और बोगो करके आप बेच रहे हो तो आपको कोई जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपकी आईटीसी भी लैप्स नहीं होगी। अब हमारी थर्ड सर्विस आती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाली। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है, और एक है गुड्स और सर्विस और बोथ वाला, ठीक है।
मान लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मतलब क्या, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हो, फैब्रिकेशन कर रहे हो, कंप्लीशन रिपेयर्स कर रहे हो, किसका, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कंस्ट्रक्शन किसका होगा, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हो, यूज्ड काय में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में आपकी आईटीसी क्लेम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो या गुड्स और सर्विस अप्लाई कर रहे हो, किसमें गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हो, किसमें यूज कर रहे हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर, कॉस्ट ऑफ विच इज कैपिटलाइज, कॉस्ट ऑफ विच क्या हो रही है, कैपिटलाइज हो रही है, तो उस केस में आपकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप। वर्क्स, इफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस फॉर कंस्ट्रक्शन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस देन आईटीसी अवेलेबल। मींस यहाँ पे ही हमने पढ़ लिया था कि अगर आप कोई कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हो तभी आपकी आईटीसी क्लेम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को क्या कर रहे हो, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो, पीएनएल में आप क्या कर रहे हो, डेबिट साइड में उसको एक्सपेंस दिखा रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप असेट के खाते में उसको असेट दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में असेट में आप ऐड कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अगर आप असेट साइड में दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को आप बनाने में ये सर्विस लेते हो, क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो, गुड्स एंड सर्विस लेते हो, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी मतलब अपैरेटस, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अभी तक हमने यही समझा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस ली है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है तो ही आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगी। मान लो मूवेबल में आपने यूज करी है तो आपको मिलेगी, बट कई प्लांट एंड मशीनरी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, उसको इंस्टॉल करने में इतना टाइम लगता है और उसको क्या कर सकते, एक से दूसरी जगह मूव कर नहीं सकते। इतनी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी कहीं लगती, इतनी बड़ी मशीन जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो रिफाइनरी लगी है, वो क्या आप सोच सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? उसको कितना डिसमेंटल करना पड़ेगा पूरा टोटल। आप जरा गूगल करना उसको, रिफाइनरी को, आपको दिखेगी कितनी बड़ी रिफाइनरी है। तो वो रिफाइनरी की जो मशीन है वो बड़ी वो क्या हो जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट हो जाती है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती ना, वो मशीन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड हो गई है, वो अर्थ में फिक्स्ड हो गई है, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर दिया गया, ठीक है। तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो वो मशीन का, ठीक है। भले ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मान ली गई है तब भी आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हो अगर वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, that are used for making an outward supply। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो मशीन इंस्टॉल की है वो क्यों इंस्टॉल की है, ताकि आप अपने बिजनेस को आप क्या कर सको, आप फर्दर सप्लाई कर सको, बिजनेस की जो आइटम्स है, जो गुड्स और सर्विस आप सप्लाई करते हो वो क्या कर सको, आप फर्दर सप्लाई कर सको। दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई के लिए वो मशीन क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए, ठीक है। बट प्लांट एंड मशीनरी में ये तीन चीज नहीं आएगी, प्लांट एंड मशीनरी में ये तीन चीज नहीं आएगी। कौन सी, लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी क्या लैंड और बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी अलग होती है, लैंड एंड बिल्डिंग अलग होती है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन टावर भी नहीं आएंगे। जो ये टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाती है, कौन लगाती है, टेलीकॉम कंपनी, जैसे आइडिया ने लगाया टावर या फिर एयरटेल ने, जियो ने, ये जो टावर लगाती है उस पे भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बोला है गवर्नमेंट ने पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अगर पाइपलाइन बिछा रखी है, किसने बिछा रखी, फैक्ट्री में बिछा रखी है, फैक्ट्री के बाहर बिछा रखी है, तो उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री है तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पाइप इनसाइड द फैक्ट्री है तो आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोविजन आता है, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडेड आउटपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हैज परचेज्ड एनी सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देन ही इज एलिजिबल टू आईटीसी ऑन सच वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मतलब क्या है, आप क्या हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है। अगेन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला
वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ ऐसी सर्विस थी कि वो आप प्रोवाइड नहीं करा पाते, मीन्स आप इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हो कि आप वो सर्विस नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। बट वो सर्विस टोटल 100% में से केवल 20% ही ऐसी सर्विस थी जो आप नहीं प्रोवाइड करा सकते थे, आपको कोई दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाना पड़ता या आप किसी और की हेल्प लेके आप करवा सकते थे। तो उस केस में आपने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, बट ये जो 20% है ये भी आपको देना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करा, एक दूसरा जो सेकंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर था वो ये सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा सकता था, तो ये 20% सर्विस क्या करी आपने उससे प्रोवाइड करवा ली और 20% रेवेन्यू उसको दे दिया, ठीक है। तो अब इस केस में जब आप ये शेयर करोगे तो आप सिंस आपने तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, तो इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मींस अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है तो उसे आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने सेम कैटेगरी को सप्लाई करने के लिए कोई इनपुट या सर्विस ली है, सेम कैटेगरी, मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी, तो भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये आईटीसी अवेलेबल जो है वो इन 2 पॉइंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, अगर आप सेक्शन 10 ऑप्ट कर लेते हो, कंपोजिशन डीलर ऑप्ट कर लेते हो, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये हमने सेक्शन 10 में भी कवर कर, ठीक है। आप जो भी जीएसटी पे करोगे वो मतलब जो भी आप इनपुट लाओगे, गुड्स लाओगे, सर्विस लाओगे, अब आपको तो 1% 2% जो भी आपका रेट है 1% 5% 6% उसी रेट से आपको जीएसटी पे करना है, तो अब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। हम सेक्शन 10 में भी जाना, वहां पे आपको लिखा दिखेगा कि अगर आप सेक्शन 10 ऑप्ट कर लेते हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको गुड्स किससे मिला है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से अगर आपको गुड्स मिला है, तब भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। रिमार्क, आईटीसी अवेलेबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स बाय एनआरटीपी। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से आपने क्या करा है, इंपोर्ट करा है, गुड्स इंपोर्ट करा है, तब आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। मींस एनआरटीपी ने अगर गुड्स इंपोर्ट किया है, एनआरटीपी क्या है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या है कि मान लो इंडिया में कोई मेला स्टार्ट हुआ है ना, मेला स्टार्ट हुआ, तो मेले में क्या होता है, बिजनेस होते हैं, काफी सारे बिजनेस लोग जाते हैं वहां पे अपना अपना स्टॉल कलेक्ट करते हैं। आज की तारीख में कई सारे ऐसे मेले लग रहे हैं इंडिया में, मीन्स कई सारे, जैसे G20 समिट हुआ, तो वहां पे भी आप पे क्या हुआ कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आई, वहां पे अपना स्टॉल क्या करा, इंस्टॉल किया कि हमारा स्टॉल यहाँ पे 20 दिन 25 दिन जब तक ये समिट रहेगा तब तक ये स्टॉल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ये तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया, क्यों, क्योंकि ये बाहर से आया, इंडिया में आया, यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया, यहाँ से अपना कुछ क्या क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो उस केस में ये एनआरटीपी जो है, अगर जब इंपोर्ट करता है गुड्स, तो उसे तो क्या हो जाएगा, आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा, बट एनआरटीपी जब फर्दर सप्लाई करेगा, जिसको भी सप्लाई करेगा, उसे ये आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। गुड्स और सर्विस रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन विच आर यूज्ड और इंटेंडेड to be used for activity relating to his obligation under CSR। मींस कंपनी क्या करती है, सीएसआर करती है। क्यों करती है, क्योंकि सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट ने बोला है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट ने बोला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने को, ठीक है। उसमें वो कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है, कंपनी को डोनेशन देना पड़ता है, कई स्कूल बनाने पड़ता है, मींस क्या बेसिकली जो जनरल पब्लिक है उसके लिए कुछ सुविधा करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ हेल्प करनी पड़ती है। तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उस केस में आईटीसी जो सीएसआर पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने गुड्स पर्सनल कंजप्शन के लिए लिया है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये तो हमने ऑब्वियसली पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपका गुड्स घूम गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, स्टोलन हो गया है, राइट ऑफ कर दिया है आपने, तो उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आइदर बाय वे ऑफ गिफ्ट आइदर बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, तो उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीसी ले ली है तो रूल 30 के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इसकी प्राइस निकाल लो और उस पे आप क्या कर दो, जीएसटी पे कर दो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है कि अगर आपका लॉस हो गया, ट्रांजिट लॉस, स्टोर लॉस, प्रोसेस लॉस, तो उस केस में अगर आप आईटीसी ले लिए है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दो, रिवर्स कर दो आप आईटीसी, रिवर्स द आईटीसी और एड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मींस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आप क्या कर दो, इसको
ऐड कर दो, या फिर आईटीसी अगर आईटीसी पड़ी है तो उसे क्या कर दो आप रिवर्स कर दो, ठीक है। इफ आईटीसी नॉट टेकन डोंट टेक इट, इफ और ये गिफ्ट और फ्री सैंपल वाला तो हमारा हो गया, ठीक है। टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 74, 129 एंड 130, अगर आपने इन सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ये सेक्शन क्या बोलते हैं, ये सेक्शन है बेसिकली अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो उसमें आपको जीएसटी कैसे भरना है, ये सेक्शन 74, 129, 130 बताते हैं, ठीक है। 129 क्या बोलता है, डिटेंशन, सीजर गुड्स इन ट्रांजिट, रिमूव लेग ऑफ प्रोविजन, ठीक है, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ पेड, मींस आपने क्या करा था, वैल्यू कम बता दी, ठीक है, कोई गुड्स की क्या कर दी थी, वैल्यू कम बता दी थी, तो उस केस में आपने क्या करा, जीएसटी कम भरा, मींस आपने फ्रॉड किया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने आपको ऑब्लिगेशन डाला कि आपने जीएसटी कम भरा है, आपने वैल्यू जानबूझ के कम दिखाई है, तो अब आप क्या करो, जीएसटी भरो। आपने सिंस ये फ्रॉड किया था तो अब फ्रॉड किया था तो उसकी भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा 17.5 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 18 से कवर करेंगे और आईटीसी हमारा सेक्शन 18 के बाद यहाँ पे हम पूरा खत्म कर देंगे, फिर हमारा जो है रजिस्ट्रेशन पे हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।